पिरामिड्स के अंदर जो कब्र हैं उनको लूटने के चक्कर में भी लोगों ने काफ़ी जगह से इसको नुकसान पहुंचा दिया था। जितनी दूर से आपको ये पिरामिड की हाइट दिखेगी ना, उतनी दूर से आपको रिफ्लेक्शन आती थी। 6 बार तो ये राइड कैंसिल हो चुकी है। एक्स्ट्रा पैसे देने की बात नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे मैं दे दूं, लेकिन वो जो इतनी झूठ बोल रहे हैं ना, वो नहीं पचती है। बहुत ज़्यादा झूठे हैं भाई इधर बंदे। तो नीचे बॉडी है शेर और लायन की, और उसके ऊपर सर लगा रखा है आदमी का। 11वीं सेंचुरी के दौरान यहाँ पे बहुत खतरनाक भूकंप आया था, उसके कारण उस चूने की परत में और लेयर में क्रैक्स आ गए थे। जो भी इजिप्ट आ रहा है उसके साथ स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाइयों और बहनों, आज है इजिप्ट के अंदर मेरा लास्ट दिन, लेकिन आज मैं अपनी ह्यूमैनिटी के एक ऐसे क्रिएशन को देखने जा रहा हूँ जिसके बारे में बचपन में हमने काफ़ी सुना था। मतलब हर जगह इसका नाम किसी न किसी बंदे ने सुना ही होगा, जिसने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, कैसे न कैसे उसके दिमाग में आया होगा कि भाई इजिप्ट के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड्स। कल की बात होता हूँ, कल मैंने पापा को बताया फ़ोन करके कि पापा मैं आज पिरामिड्स देखने जा रहा हूँ। तो भाई पापा को इजिप्ट के बारे में उतना कोई ज़्यादा वो नॉलेज नहीं थी, लेकिन उनको भी पिरामिड्स के बारे में पता। चलो पापा तो मैं मान लेता हूँ कि अपने पापाओं की एज के जो लोग थे, खास करके मेल, वो ज़्यादा एक्सपोज थे हिस्ट्री को लेके। अपनी मम्मियों को इतना नहीं पता होगा, क्योंकि यार उस टाइम पे एजुकेशन इतनी ज़्यादा थी नहीं। तो जब मैंने ये बात मम्मी को भी बताई ना भाई, मम्मी को भी पता था कि यार अरे इजिप्ट के पिरामिड्स, तो चाहे कुछ भी हो, चाहे उनको कंट्री का नाम ना पता हो, लेकिन उनको ये पता है कि हाँ भाई इस टाइप की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ये इंसानों ने आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले बनाई थी। तो हाँ जी, आज मैं अपनी ह्यूमन क्रिएशन के वन ऑफ द मोस्ट मार्वेलस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट चीज़ को देखने जा रहा हूँ। एंड मैं हूँ अभी कायरो में। कायरो से यहाँ से मुझे टैक्सी लेके जाना पड़ेगा। इवन तो पब्लिक बसेस भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो बसेस के लिए यार स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि मैं यहीं से टैक्सी ऑर्डर कर देता हूँ। पता नहीं वहाँ जाने से पहले ना मेरे दिमाग में थोड़ी सी नर्वसनेस हो रखी है। वहाँ जाते कन्फर्म आप मान ही लीजिए स्कैम्स तो होने ही होने हैं। एक न एक स्कैम तो कंफर्म मिलेगा भाई। इतनी ज़्यादा कहानियाँ सुनी है मैंने पिरामिड्स के बारे में, और यहाँ पे आके है ना बंदे का मूड अच्छा होना चाहिए। आज सिर्फ 4 बंदों ने मेरी टैक्सी कैंसिल की, और जिनमें से 3 ने एक्स्ट्रा पैसे मांगे थे, एक ने तो वैसे कैंसिल कर दी थी। ये भाई साहब आ रहे हैं, अब देखते हैं इनके साथ क्या रहता है, ये एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। यार जो बेसिक चीज़ है ना, यहाँ पे लग्जरी बन गई है, क्या इस पंगा है इधर। आपने आई थिंक वो लास्ट वीडियो में देखा होगा, जब मैं उधर से आ रहा था, तो जो भी मेट्रो है और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कायरो के अंदर, उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। हेलो ब्रदर। पिरामिड्स? यस पिरामिड्स। 400 اوكي. नो 400. لا لوكيشن نو، انا لوكيشن لا اذهب على لوكيشن. तो कैंसिल, नो प्रॉब्लम। اوكي كنسل. इतने बेईमान लोग हैं ना, क्या बताओ। वो बंदा पता है क्या बोल रहा है, लोकेशन बंद हो रखी है, इस कारण से उधर नहीं लेके जा सकता मैं। मेरा वैसे ही मूड ख़राब है अब की बार इस ट्रिप में, और ये ऐसे कैसे है ना नमूने मिल रहे हैं भाई, बैक टू बैक। अब वापस से नई जगह डालो। अब मुझे तो अपने इंडिया वाले जो ड्राइवर है ना, वो फिर भी ठीक ठाक लगने लग गए। ये तो भाई एकदम बेईमान टाइप के बंदे हैं इधर यार। हर दूसरा तीसरा टैक्सी वाला है ना एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है। ये बंदा ठीक लग रहा है, इसने 14,000 15,000 ट्रिप कर रखी हैं, इसकी रेटिंग भी अच्छी है 4.96। ये वाला बंदा तो मेरे को पता है क्या बोल रहा है कि भाई वो लोकेशन बंद है, तो मैं तेरे को दूसरी जगह लेके जाऊंगा, उसके है ना 400 लगेंगे। इसके ऊपर मैंने बुक किया 250 में, वो मांग रहा है मुझसे 400। ये देखिए भाई, ऊबर पहले ना मुझसे कुछ नहीं मांग रहा था पिन, लेकिन अब ऊबर ने भी है ना इस राइड के लिए पिन लगा दिया है। 6 बार तो ये राइड कैंसिल हो चुकी है। यार एक्स्ट्रा पैसे देने की बात नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे मैं दे दूँ, लेकिन वो जो इतनी झूठ बोल रहे हैं ना, वो नहीं पचती है। बहुत ज़्यादा झूठे हैं भाई इधर बंदे। इसीलिए भाई जब मैं उधर गीज़ा में था ना, जब पिरामिड्स के पास जहाँ पे रुका हुआ था मैं, तभी मुझे पिरामिड्स देख लेने चाहिए थे। एटलीस्ट पिरामिड देख के एक फ्री तो रहता, मैं शायद यहाँ से जल्दी निकल जाता। लेकिन मेरी ये था कि यार एक बार मूड ठीक हो जाए फिर अपने पिरामिड्स देखेंगे, लेकिन वो मूड साला कभी ठीक हुआ नहीं, और ये बंदे इस टाइप की हरकतें करते रहे। एक तो ऊपर से गर्मी और ऊपर से ऐसे बंदे। ये बंदा तो ठीक लग रहा है, ऑन द वे। इसकी रेटिंग देखें कितनी है, 4.93 है। चांसेस कम है कि ये बंदा बदतमीजी करेगा। भाई इनको एक्स्ट्रा टिप भी दे के देख ली, एक ऊबर के ऊपर देख रहा हूँ और दूसरी करीम के ऊपर देख रहा हूँ, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है भाई। दिमाग ख़राब हो गया सच में। ये करीम वाला भाई भी नहीं आ रहा है, ना ऊबर वाला भाई आ रहा है। भाई टैक्सी आ तो रही है भाई, थिंक दोनों ही आने वाले हैं, एक ऊबर एक करीम। जो मेरे को बिठा लेगा, जो चल जाएगा वो रख लूँगा, दूसरी फिर मैं कैंसिल कर दूँगा। कैंसिलेशन फेयर के लिए भी मैं रेडी हूँ, लेकिन यार बंदे चले तो सही। भाई वो अपने ऊबर वाली बेचारे की राइड कैंसिल करनी पड़ी। वो बंदा नज़दीक तो आ गया था, लेकिन मुझे लगा था ये भाई कहीं नाटक ना कर दें। ये भाई अभी तो ठीक चल रहा है।
इसको मैंने करीम से बुक किया था। ये देख लो यार, वहाँ पहुँचने से पहले ही मूड ऐसे ख़राब हो गया है। इन बेसिक चीज़ों से मूड आपका ख़राब हो जाएगा वहाँ पे जाके फिर। शुक्रान है, बाय बाय। ये वाले जो भाई साहब थे ना, इनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। इनका फेयर भी सच में कम था और इन्होंने ना कोई बदतमीज़ी टाइप की, ना इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगे, सही बंदे थे। तो फाइनली भाई आपका भाई पहुंच चुका है इन फ्रंट ऑफ गीज़ा और अब यहाँ से भाई अब अंदर जाने की टिकट लेनी है मुझे। रास्ते में तो मूड थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचा ना तो एनर्जी वापस से आ गई है मेरे अंदर। बस अभी यहाँ पे पानी खरीदना है क्योंकि अंदर पानी मिलना नहीं होगा और काफ़ी चलना वलना पड़ेगा अंदर। यहाँ पे अब पहुँचते ही गीज़ा के अंदर मैंने सबसे पहले टिकट ली है। टिकट भी हम 3-4 टाइप की है। एक बेसिकली आपको पता ही, यहाँ पे 3 पिरामिड्स हैं। एक सबसे बड़ा जो पिरामिड है उसका नाम है कोफू का पिरामिड, किंग कोफू के लिए बना था, और बाकी 2 और पिरामिड है। एक टिकट है पूरी कॉम्प्लेक्स की, भाई अंदर एंट्री की, जहाँ पे 3 पिरामिड्स हैं, तो उसकी टिकट है 700 इजिप्शियन पाउंड। इजिप्ट की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई थी, तो टिकट के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए हैं। पहले बहुत ज़्यादा थे 540 के आसपास, लेकिन उस टाइम पर इजिप्ट की जो करेंसी थी उसकी वैल्यू भी अच्छी थी, लेकिन अब वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, तो इजिप्ट वैसे ही बहुत सस्ता हो गया है। एंड साथ ही साथ भाई टिकट एंट्रेंस की पड़ेगी आपको 700 इजिप्शियन पाउंड की, और जो अलग अलग पिरामिड्स हैं उनके अंदर जाने की फिर अलग से टिकट है। सबसे एक्सपेंसिव है कोफू पिरामिड, जहाँ पर अंदर की टिकट आपको 1500 इजिप्शियन पाउंड की पड़ेगी। पुलिस वाले भाई ख़त्म से ही हैं यहाँ के। मैं खुद की वीडियो बना रहा था, रोक दिया मुझे। तब यहाँ से भाई मैं एंट्री लेने वाला हूँ। ये एंट्री है। तो भाई एंट्री हो चुकी है मेरी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे 3 टाइप की टिकट्स हैं। एक एंट्रेंस की, और बाकी ये जो आपको 3 पिरामिड्स मिल रहे हैं ना, इनके अंदर जाने की अलग अलग से टिकट मिलेगी। इस पूरे कॉम्प्लेक्स की टिकट है 700 इजिप्शियन पाउंड, जो अपने इंडियन रुपीज़ में अराउंड 1200 से 1300 रुपये हो जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ कैसी टिकट है। ये देखिए, इस टाइप की टिकट मिलेगी आपको। ये QR कोड है और प्राइस 700 इजिप्शियन पाउंड। और फिर आपके जो 3 पिरामिड्स हैं इनके अंदर जाना है, तो उसके लिए फिर आपको एक स्पेशल टिकट चाहिए होगी। लेकिन लोग रिकमेंड करते हैं कि गर्मियों में तो अंदर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कुछ मज़े नहीं आएंगे अभी। तो वैसे भी भाई इजिप्ट के अंदर मैंने कुछ ऐसा एक्सप्लोर किया नहीं। यस ब्रदर, नो थैंक यू, नो थैंक यू ब्रदर। इजिप्ट के अंदर मैं वापस आऊँगा ना, तब इनको ढंग से देखूँगा, लेकिन अब की बार सिर्फ मैं जो पिरामिड्स के बाहर वाला एरिया है ना, इसी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो जो उधर सामने जो होटल दिख रहा है ना, ये बड़े वाला, इसके पीछे वो ऊपर एक छतरी सी बनी हुई है। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। वो पीछे वाला जो छतरी सी दिख रही है ना ऊपर, पहले इस होटल में रुका हुआ था मैं। 4 दिन इसी में रुका हुआ था। सीरिया से आते ही डायरेक्ट यहीं पे पहुंचा, लेकिन उस टाइम मूड नहीं हुआ मेरा। मैंने सनसेट देखी हुई है यहाँ से, सब कुछ देख लिया है। अब आपका भाई यहाँ पे एंट्री ले रहा है और फाइनली उस जगह पर पहुँच गए हैं भाई, जिसके लिए ना बचपन से सपने देखे थे कि यार लाइफ में कभी इनको भी देखने का मौका मिलेगा क्या। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है स्पिंक्स, नीचे जानवर की बॉडी और आदमी का सर, एंड स्पिंक्स के पीछे फिर ये 3 पिरामिड्स। पिरामिड्स का जो एक फैसिनेशन अपने इंसानी सिविलाइजेशन के लिए ना बहुत यूनिक है, और लगभग हर एक सिविलाइजेशन में आपको पिरामिड्स से रिजेंबल करते हुए कोई ना कोई स्ट्रक्चर जरूर मिल जाएंगे। आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर जब मैं उधर ग्वाटेमाला में घूम रहा था, मैक्सिको में घूम रहा था, सेंट्रल अमेरिका वाली मेरी उस ट्रिप के अंदर एक और वंडर ऑफ वर्ल्ड था चिचेन इत्जा, जो माया सिविलाइजेशन ने पिरामिड्स बनाए थे। उनका भी फैसिनेशन देखो पिरामिड्स के साथ। और भाई इजिप्शियन तो इतने ज़्यादा पुराने हैं कि क्या ही बताएं। ये सामने जो आप जितनी भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो बनी बनाई, ये मिनिमम से मिनिमम 3 से 3500 साल पुरानी है। पिरामिड्स तो अराउंड 5000 ईयर्स ओल्ड तक चले जाते हैं, लेकिन बाकी आप यहाँ पे जितनी भी जगह देख रहे हो सब के सब ऑन एन एवरेज 3500 से 5000 साल पुरानी है ये। मुझे लग रहा है कि यार ये तांगा ले ही लेता हूँ, बहुत गर्मी है यार। तो भाई मैंने है ना यहाँ पे इस भाई के साथ एक कैमल राइड ले लिए। इसके लिए मैंने दिए इनको 500, जो अपने इंडियन करेंसी में 750 के अराउंड होते हैं। लेकिन मुझे कंफर्म लग रहा है कि भाई ये ख़त्म होने के बाद मुझसे और पैसे लेंगे। बहुत दिनों बाद मैं ऊँट के ऊपर बैठा हूँ।
गर्मी कुछ ज़्यादा ही है भाई, और ऐसी गर्मी में अपने ऊँट है ना, यही सहारा दे सकते हैं अपने को। भाई जो मेरा आईफोन है उसने रिकॉर्डिंग करनी बंद कर दी है, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी में तो कभी मत आना भाई इधर। एक तो इनका टाइमिंग भी अच्छा नहीं है, और वैसे मैं आज उन टैक्सी वालों ने मेरा काफ़ी दिमाग ख़राब कर दिया। 2-2.5 घंटे तो मेरे उधर वेस्ट हो गए। एंड में तो मैंने ये सोच रहा था कि भाई जितने ले रहे हैं उतने दे दूंगा मैं। हर बार मेरे को ये उम्मीद रहती कि यार 5 मिनट में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो रही थी। तो भाई इस गीज़ा कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल 9 पिरामिड्स हैं, 9 पिरामिड है। सबसे उधर जो आगे वाला है उसको बोलते हैं कोफू पिरामिड, और इन दोनों का मैं नाम भूल गया, अभी पढ़ा तो था मैंने, लेकिन वो इतने कॉमन नेम नहीं है। एक दिन पूरा चाहिए यहाँ पे आपको, अंदर पूरा पैनोरमिक, आप आगे वहाँ तक जा सकते हो डेजर्ट के अंदर। तो भाई पीछे ये जो तीनों बड़े वाले पिरामिड्स हैं, सामने एक ही फ्रेम में आपको दिखने लग गए होंगे यहाँ पे। वैसे एक और पैनोरामिक पॉइंट है, लेकिन वो वहाँ पे पड़ता है। आई थिंक उसके लिए फिर आपको बड़े वाला एक पूरा ही पैकेज लेना सही रहेगा, और उसमें वहाँ पे जाने के लिए तांगा बढ़िया ऑप्शन है। ऊँट के ऊपर तो यार दुखी हो जाएंगे। ऊँट के ऊपर है ना यार, अब ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते, या तो आप डेली चलते हो ना तब आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी, वरना है ना ऊँट बार बार ऐसे 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 होके है ना पंगे से करता है। आपको इन तीनों पिरामिड्स के अंदर एक डिफरेंस और मिलेगा। जैसे ये वाला जो पिरामिड है, इसके ऊपर आपको थोड़ी सी प्लास्टर की झलक से दिख रही होगी, और बाकी पिरामिड्स के ऊपर नहीं है। तो बेसिकली जब ये पिरामिड्स बनाए गए थे आज से 3.5, 4, 5 हज़ार साल पहले, उस टाइम पर ये वाले पिरामिड्स भी एकदम प्लास्टर लगा होता है। ये जो चूना होता है ना, इसकी कोटिंग कर रखी थी, लेकिन टाइम के साथ लोगों ने चूना भी चुराया, और सोइल इरोजन होके, इरोजन के कारण, बारिश के कारण, आंधी के कारण धीरे धीरे वो टूट के भी गिरता रहा। और इन पिरामिड्स के अंदर जो कब्र हैं उनको लूटने के चक्कर में भी लोगों ने काफ़ी जगह से इसको नुकसान पहुंचा दिया था, लेकिन लकीली इस पिरामिड के ऊपर वाली ये जगह बच गई, ताकि इसके बाद फिर लोगों को आइडिया हुआ कि भाई पिरामिड्स पुराने टाइम में पूरे ऐसे खुरदरे नहीं थे, एकदम प्लास्टर हो रखा था स्ट्रेट लाइन टाइप में। और उस टाइम पर इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आती थी इन पिरामिड से कि दूर से ही पता चल जाता था कि भाई यहाँ पे कुछ है, क्योंकि एकदम चिकना था और सरफेस के ऊपर भी पॉलिशिंग भी अच्छी खासी हो रखी थी, तो लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती थी जब ये पिरामिड बनाए गए थे उस टाइम पर। तो दूर से ही पता चल जाता था कि भाई कोई चीज़ शाइन कर रही है। वैसे ही भाई ये इसकी जो हाइट है काफ़ी बड़ी है। यूँ मान लीजिए जब ये पिरामिड बने थे और जब तक आईफिल टावर नहीं बना था, दीज वर यूज्ड टू बी द टॉलेस्ट थिंग फॉर सेंचुरीज। कम से कम 4 से 5 हज़ार सालों तक ये जो पिरामिड्स हैं दुनिया की सबसे लंबे मॉन्यूमेंट रहे हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड तोड़ने वाली जो अगली चीज़ थी वो आईफिल टावर ही थी। तो आप देख लीजिए भाई, इतने लंबे समय तक ये दुनिया के सबसे टॉलेस्ट क्रिएशन में से एक थे। नाउ गो बैक और गो वेयर Now, हाँ let's go touch a pyramid हाँ and down in the Sphinx. ओके ओके लेट्स गो। Okay, let's go. यस ब्रदर। 9 pyramids in Syria, हाँ in Syria, हाँ and other side in Syria. ओके। Total 9. And So six is small. that is one in Kofu, Yes, this one Khufu, this big boss. big boss. Okay. Yes, median and small in Syria pyramid. Was Kofu this one? This name? The Khufu, Khafra, Hafra, Mankara. Mankara. Yes. Okay. This is Syria small, in Syria small, in Syria big. And how many years this? Total 9 pyramid. How many years old? 3000. 3000 BC. Yeah. तो लगभग 5000 साल हो गए। ओके ब्रदर। भाई साहब, ऊँट जब खड़ा होता है ना, एक तो बैठते टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा, बैठते टाइम को पीछे झुकना पड़ता है, और उठते टाइम भी पीछे झुकना, क्योंकि ऊँट ऐसे उठता है भाई, और खड़े होते टाइम भी एकदम पूरा सा झटका सा ही उठा देता है। ये देखो भाई पीछे, अरे बाप रे भाई, बहुत धीरे करके बैठते हैं ऊँट यार। अरे बैठ जा लौंडे, ये अभी घोड़े का डर लग रहा है ये लात ना मार दे। तो भाई मैंने मेरे इस ऊँट और घोड़े वाले भाई को यहीं पे अलविदा कह दिया है। ये प्राइस में थोड़े नाटक तो कर रहा था, लेकिन मान गया यार। जितना मैं सोच रहा था उतना वो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सारी बातें पहले ही क्लियर कर ली थी। अब जाके गर्मी थोड़ी कम हुई है। आप ये नीचे वाले ब्लॉक देखिए भाई, हर एक पिरामिड के अंदर, खास करके जो सबसे बड़े वाला ये काफू पिरामिड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं,
इस टाइप के ब्लॉक्स लगा रखे हैं, ये सैंडस्टोन के बने हुए हैं। गीज़ा के आसपास एरिया से ही ये सैंडस्टोन ज़्यादातर लाया गया था। लेकिन ये जो नीचे वाले पत्थर हैं ये है ग्रेनाइट, और ये ग्रेनाइट यहाँ से 800 किलोमीटर दूर उस टाइम में पता नहीं कैसे लाया गया होगा, बोट्स के थ्रू, ऊँटों के थ्रू, किस थ्रू, ये अभी भी भाई जो आर्कियोलॉजिस्टों के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो सैंडस्टोन वाले जो मैं ब्लॉक्स बता रहा हूँ, इनका वेट आप मान लीजिए 3 टन से लेके 70 टन तक के ब्लॉक्स लगे हुए हैं इस पिरामिड में। इसमें भी और जो और पीछे जो छोटे मोटे बड़े सब के अंदर, एक पिरामिड के अंदर लगभग 20 से 30 लाख के आसपास ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं। उन ब्लॉक्स को एक के ऊपर पाइल किया गया था। ये तो बेस स्ट्रक्चर था, ये तो नींव थी। इसके ऊपर इस तरीके से लेप लगा रखा था चूने का, और एकदम क्रिस्टल एंड इतना ज़्यादा स्मूथ था कि भाई ये एकदम शीशे का रूप ले लेता था। रिफ्लेक्शन होती थी दूर से ही, मतलब कि जितनी दूर से आपको ये पिरामिड की हाइट दिखेगी ना, उतनी दूर से आपको रिफ्लेक्शन आती थी। इतना ज़्यादा स्मूथ बना रखा था पिरामिड को उस टाइम पर। लेकिन एक तो पुराना टाइम हो गया, तो धीरे धीरे सोइल इरोजन हुआ, उस कारण से टूटने लग गया। एक और चीज़ क्या हुई, 11वीं सेंचुरी के दौरान यहाँ पे बहुत खतरनाक भूकंप आया था। उसके कारण उस चूने की परत में और लेयर में क्रैक्स आ गए थे। और एक चीज़ क्या होती है, जब वो क्रैक्स आए तो लोगों को ऐसा लगा कि यार भाई, ऑफ कोर्स इन पिरामिड्स के बारे में जो कहानियाँ थी वो हमेशा से चलती आ रही थी, दे वर द सेंटर ऑफ, कि भाई यहाँ पे चोरियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। लोगों को मन में ये रहता था कि इसके अंदर भाई बहुत बड़ा खजाना है, तो हर कोई लूटने के चक्कर में उस चूने को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और एक बार आप चूने को नीचे से तोड़ेंगे तो फिर भाई वो ऊपर वाली परत नीचे आएगी, ग्रेविटी का जो इफेक्ट होगा। वरना अगर एक साथ परत बनी रहेगी तो एक इंटैक्ट रहते हैं, ग्रेविटी उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा पाती। तो इस कारण से ये देखिए आप कि लगभग जो पिरामिड्स हैं उनके ऊपर जो चूने की परत थी वो ख़त्म हो चुकी है। थैंकफुली इसके ऊपर आप ये देख रहे हो ना, इसके कारण लोग समझ पाए कि भाई अच्छा ऐसे थे। वरना लोगों के दिमाग में ये वहम रहता कि पिरामिड्स आर लाइक दिस ओनली। किस तरीके से बनाया होगा भाई 30 लाख ब्लॉक्स ऐसे। नीचे वाले 70 टन तक के ब्लॉक्स हैं। इनको उठाने में आजकल की जो क्रेन है उनको भी जोर आ जाए, छोटी मोटी क्रेन से तो ये भी नहीं उठेंगे। और ऐसा माना जाता है कि एक पिरामिड को बनने में लगभग 20 साल के आसपास लगे थे। देखने में तो ये वाला जो पिरामिड है ना, ये ज़्यादा बड़ा दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में बड़ा वो वाला पिरामिड था। उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर और था, लेकिन बिकॉज ऑफ इरोजन एंड बिकॉज ऑफ लूटिंग वो स्ट्रक्चर और टूट गया। और पहले जो खास करके हॉलीवुड में या फिर वेस्टर्न लोगों के बीच में ये थ्योरी चली थी कि जो पिरामिड्स थे ये स्लेव्स ने बनाए थे। लेकिन बाद में जो नई डिस्कवरी हुई उनके बाद पता चला कि नहीं भाई, जो यहाँ पे वर्कर्स काम करते थे उनको ब्रेड के रूप में, मीट के रूप में, पानी के और कई बार गोल्ड के रूप में पे किया जाता था। तो स्लेव्स नहीं थे जिन्होंने इन सबको बनाया था। तो इस पिरामिड को बनाने में लगे 20 साल, लगभग 2.3 मिलियन ब्लॉक्स, यानी 23 से 24 लाख के आसपास ये जो पत्थर के ब्लॉक, जिनका एवरेज वेट आप मान लीजिए बिटवीन मिनिमम 3 टन और मैक्सिमम 70 टन। जो सबसे ज़्यादा स्टोन इसमें यूज़ हुआ है, जो नॉर्मल यहाँ का येलो सैंड स्टोन है, वो आपको ये जो नीचे दिख रहा होगा ये, और इससे नीचे जो एक अलग कलर में आपको दिख रहा है ना, ये है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट यहाँ से लगभग 500 से 600 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है, लक्सर और आसवान, उधर से लेके आया गया था, क्योंकि इस एरिया में यहाँ पे ग्रेनाइट होती नहीं है। और जो ग्रेनाइट है उसकी लाइफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सैंडस्टोन। सैंडस्टोन बहुत जल्दी इरोज होने लग जाता है, उसका जो पत्थर के फ्रैगमेंट्स हैं वो टूटने लग जाते हैं। लेकिन ग्रेनाइट भाई पॉलिश शेप में भी हज़ारों लाखों सालों तक वैसा का वैसा ही रह पाता है। भाई मेरे दिमाग में भी ये चल रहा है कि अभी मुझसे यहाँ पे पैदल चला नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। जो उस टाइम यहाँ पे लेबर थी वो काम कैसे करती थी भाई। और ये तो शुक्र है भाई यहाँ पे नाइल है, अगर नाइल ना होती तो इस एरिया की हालत क्या होती। हाँ, नाइल नहीं होती तो ये भाई ये जो सिविलाइजेशन है ये इतनी बड़ी कभी बन ही नहीं पाती। इस सिविलाइजेशन के इतना बड़ा होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये नाइल है। कुछ भी कर लो, इंसान को पानी तो चाहिए ही होता है। ये हो गया काफरे का पिरामिड एंड दिस इज़ द पिरामिड ऑफ कोफू। कई लोग यहाँ पे भी आ गए ना बदतमीजी से करते हैं, पता है क्या करेंगे, वो पिरामिड पे चढ़ने की कोशिश करने लग जाएंगे। अभी मेरे सामने एक हुआ था, एक रशियन कपल था और वो ऊपर फ्रॉम इंडिया। वालेकुम सलाम। फ्रॉम दिल्ली। यस ब्रदर। वालेकुम सलाम। दीपांशु। I love Sony Doll, Misunchi Kirbuti, Darmeldar. शुक्रान भी, शुक्रान। इसी पिरामिड के अंदर जाने की सबसे ज़्यादा फ़ीस है 1500।
बाकी पिरामिड्स के अंदर आपको ना इवन तो ये देखिए, ये अभी ये वाला पिरामिड ज़्यादा आपको दिखने में अच्छा लगेगा वो, और एक्चुअली ये वाला ही ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ग्रैंड ये वाला ज़्यादा है, कोफू वाला। इसी के अंदर जाने की जो फीस है दैट इज़ अराउंड 1500 इजिप्शियन पाउंड, जो अपने इंडिया के आप मान के चलो 2400 से 2500 रुपये हो जाते हैं सिर्फ एंट्रेंस के, इसके अंदर के, और बाकी के अंदर सिर्फ 300 500 रुपए के आसपास। तो ऐसा इसके अंदर क्या है और बाकी पिरामिड्स के अंदर ऐसा क्या नहीं है। तो इसके अंदर है ना कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जो अंदर वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं, जो चैम्बर्स बने हुए हैं ना अंदर। जब ऊँट के ऊपर बैठा, उस कैमल के ऊपर बैठा, तो पेट के अंदर भी अजीब सा ही हो गया था यार। गर्मी में कभी मत आना, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा। और इतने ज़्यादा ये स्कैमर्स होते हैं ना भाई, ये दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो अगर किसी के साथ आओ तो एक्सपीरियंस वाला बंदा मिल जाए ना आपको, उसके साथ आने में मज़े आ जाएंगे आपके। वरना है ना आपके अंदर भी मेरी तरह एक वो जो देश को लेके एक नफरत सी आने लग जाएगी कि यार कि क्या है भाई, 2 मिनट तो चैन से जी लेने दो। मैनेजमेंट आप देख ही सकते हो कितना हुआ है, मतलब कि ये इजिप्ट के लिए गोल्ड माइन है, लेकिन बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम करप्शन एंड अदर थिंग्स यहाँ पे चीज़ें ढंग से मैनेज नहीं है भाई। 4 बजे ही ये जो पिरामिड्स हैं ये बंद कर देते हैं। मैनेजमेंट यहाँ पे ना और अच्छी हो सकती है, लेकिन नहीं है भाई, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है ये मुझे नहीं समझ आता है, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। दिस इज़ द पिरामिड ऑफ कोफू। काफरे थे ना, इनका बेटा था कोफू, और वो फिर दूसरे रह गए। तो भाई बाप ने जितनी बड़ी चीज़ बनाई, बेटा उससे बड़ी बनाएगा ही बनाएगा। इजिप्ट के जितने भी किंग थे ना, ये खुद को ग्लोरीफाई करने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे। और वहीं अगर आप अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ जाएंगे, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस एक बात बता रहा हूँ जो मैंने नोटिस की। अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको एक तो राजा की एग्जिस्टेंस की भी कम चांसेस हैं, और एक तो पंगा ये भी है कि अपने उसकी लैंग्वेज डिसाइफर नहीं हो पाई, डिकोड ही नहीं कर पाए अभी तक हम, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लैंग्वेज थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक इजिप्शियंस को या फिर आर्कियोलॉजिस्ट को है ना एक रॉक मिला था जिसके ऊपर इजिप्ट के जो हाइलोग्राफ्स थे उसमें लिखा हुआ था, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ था और एक लैंग्वेज में और लिखा हुआ था, और जिसके कारण वो चीज़ों को ट्रांसलेट कर पाए। ये वाले हैं छोटे पिरामिड्स, ये वाला अभी उधर, इधर ये 3 है, फिर इधर बड़े आ जाते हैं। 4 बज चुके हैं भाई, और 4 बजने के बाद है ना यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो बंद होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो रह गए 3 पिरामिड्स, और इधर आपको है ना छोटी छोटी टूम्स और मिलेंगी। छोटी टूम्स जो भाई जो किंग्स थे और जो प्रीस्ट थे, उनके नीचे जो भी लोग थे, आर्किटेक्ट मान लीजिए या फिर उनके सेनापति टाइप, तो किंग ने बोला कि चलो भाई कोई बात नहीं, तुम भी मेरे साथ साथ टूम बना लो। तो ये सामने जो आपको ये छोटी छोटी जगह दिख रही है ना, ये इनके अंदर कब्र थी उनके आर्किटेक्ट की और बाकी लोगों की, जो बाकी वीआईपी थे उस टाइम पर। अब जा रहा हूँ भाई मैं नीचे स्पिंक्स की तरफ। अरे भाई फ्लाइट यहाँ से जा रही है, जो फ्लाइट यहाँ से जाती होंगी भाई वो एरियल व्यू लेते होंगे पिरामिड्स का। तो ये देखिए भाई, ये तीनों पिरामिड्स हो गए, कोफू, काफरे, मन का उसका नाम वापस से भूल गया। तो काफरे के पिरामिड के सामने जस्ट आपको मिलेगा स्पिंक्स। स्पिंक्स क्या है, तो नीचे बॉडी है शेर और लायन की, और उसके ऊपर सर लगा रखा है आदमी का। ये भी एक बहुत फेमस मोन्यूमेंट है, लेकिन इसके पीछे की है ना आर्कियोलॉजिस्ट ये कंफ्यूज हैं। जैसे बाकी जगहों पर तो हाइलोग्राफ्स और डिस्क्रिप्शन के थ्रू पता चल गया कि उनकी एज क्या है, लोग इस स्पिंक्स की जो रियल एज है वो पता ही नहीं लगा पाए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्पिंक्स लगभग 6 से 7 हज़ार साल पुराना भी हो सकता है, लेकिन जो एक बेसिकली एक्सेप्टेड थॉट है वो माना जाता है कि ये जो स्पिंक्स है ये एकदम काफरे वाले पिरामिड के सामने बनाया गया, तो उसी के दौरान बनाया होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो काफरे किंग थे जिन्होंने अपने लिए ये पिरामिड बनवाया था, उनकी शक्ल इससे मिलती है, लेकिन ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। कई जगह इसके ऊपर कन्फ्यूजन है, कई जगह नहीं। हाँ यार, मैं आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। तो जो काफरे था ना वो बेटा था कोफू का, मुझे लगा कि कोफू बेटा था काफरे का, लेकिन जो बड़ा पिरामिड था वो कोफू ने बनवाया था, और उसके बेटे ने अपने पापा की रिस्पेक्ट करते हुए एक छोटा पिरामिड बनवाया। और भाई यहाँ से मैंने ना सोविनियर भी ले लिए, पापा खुश हो जाएंगे। एक मैंने स्पिंक्स लिया है और एक यहाँ की रानी थी नेफरटीटी, उस रानी का स्टैचू लकड़ी का बना हुआ। भाई बड़ी बढ़िया डील मिल गई मुझे। पर भाई अगर आप इकोनॉमिकली देखोगे ना, यहाँ की भी हालत है ऑलमोस्ट लेबनान जैसी हो गई थी एक बार। तो करेंसी ऑलमोस्ट 30 to 40% जो वैल्यूएशन है उससे पिट गई।
ख़राब मैनेजमेंट अकेले आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर आपकी ख़राब गवर्नमेंट है ना, तो अकेले वो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगा, वह पूरी कंट्री को नुकसान होगा। आप सोच के देखिए, अगर आज से 10 साल पहले चले जाओगे, इजिप्शियन पाउंड के 10 साल पहले की वैल्यू देखो और आज की वैल्यू देखो, तो उस टाइम उन्होंने लोगों ने जो अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखे होंगे, FD करवा के रखी होगी, उनकी क्या हालत हुई होगी। अभी प्रॉपर्टी तो फिर भी एडजस्ट हो जाती है, लेकिन जो बैंक में पैसा पड़ा है वो तो नहीं एडजस्ट हो सकता भाई। तो ये वाली प्रॉब्लम इजिप्ट वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा झेली है। और आई थिंक ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि रिसेंटली जो भी इजिप्ट आ रहा है उसके साथ स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं। लोगों की हालत जिस हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ उतनी अच्छी नहीं है। कोई दबा के पैसे तो नहीं कमा रहे हैं ये, बस हमारे जैसे यूट्यूबर्स को टाइटल दे के चले जाते हैं और चीज़ें रेगुलेटेड भी नहीं है। दोनों सी बात है यार, अब इसमें टूरिस्टों की भी कोई गलती नहीं है। सुबह देखो ना यार कितना वेट किया, कई बंदे तो हज़ार पाउंड मांग रहे थे। मिक्स रिव्यूज़ है भाई, सच्ची बताऊँ तो कुछ ज़्यादा बता ही नहीं सकते इनके बारे में। तो ठीक है भाइयों, अब मैं इस पिरामिड कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल रहा हूँ। ये थे द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। सबसे बड़ा वाला पिरामिड फिर से बता रहा हूँ, कोफू ने बनवाया, फिर उसके बेटे ने बनवाया। लेकिन उसके बेटे ने क्या चालाकी की, बाप की रिस्पेक्ट तो की, लेकिन उसने पिरामिड थोड़ा हायर ग्राउंड के ऊपर बनवाया ताकि दूर से ये वाला पिरामिड्स ज़्यादा बड़ा दिखे। और जो काफरे वाला पिरामिड है ना, वो उसी पिरामिड के ऊपर आपको ये जो चूने वाला पॉलिशिंग दिखेगी। उसी से लोगों को पता चला कि भाई हाँ, कि ये ऐसे स्ट्रक्चर नहीं थे, एकदम स्मूथ पॉलिशिंग हो रखी थी इसके ऊपर, वरना पता नहीं लगता। भाई पिरामिड से अब निकल के वापस अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। और लकीली अब की बार जो टैक्सी वाले भाई मिले, इन्होंने कोई ज़्यादा 2 मिनट में टैक्सी आ गई थी, किसी ने भी राइड कैंसिल नहीं की। और मैं उस टाइम फ़ोन पे बातें कर रहा था, तो उस टाइप वाली बात भी नहीं हो पाई कि यार मुझे ज़्यादा पैसे लेंगे वो सब। इजिप्ट के अंदर एक चीज़ और देखी है मैंने, काफ़ी गाड़ियों के अंदर है ना आपको AC नहीं मिलेगा। लगभग बंदे है ना गाड़ी खोल के चलाते हैं, और ऐसी गर्मी में कई बार थोड़ा सा है ना अनकम्फर्टेबल हो जाता है ये। और इसी के साथ मेरे जो अपने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, उनमें एक्चुअली जो पिरामिड्स है वो तो एक्चुअली न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आते भी नहीं हैं, एंशियंट में, लेकिन इसको इस लिस्ट में एज ए ऑनर ही रखते हैं। तो सबसे पहले मेरा हुआ था ताजमहल 2016 में। सेकंड नंबर पे मैंने किया था द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तीसरे नंबर पे मैंने किया था पेट्रा जॉर्डन के अंदर। चौथे नंबर पे मेरा हुआ था आपका चिचेन इत्जा इन मैक्सिको। 7 वंडर्स में 4 तो ये मेरे हो चुके हैं। अभी मेरा क्या क्या बचा हुआ है, एक कोलोसियम, ये आई थिंक रोम में पड़ता है, एक बड़ा सा रोमन का स्टेडियम था। फिर मेरा बचता है अभी क्राइस्ट द रिडीमर, जो आपको रियो द जेनेरो ब्राज़ील में मिलेगा। एंड लास्ट है माचू पिचू के पहाड़, जो आपको पेरू में मिलेंगे। और ये अपने जो पिरामिड्स हैं एज ए ओनर, एक तो टोटल 8 हो जाते हैं, तो इसको भी कर लिया। तो अब 3 बचे हैं मेरे, ये देखते हैं कब कर पाता हूँ मैं। 2 तो एक साथ ही हो जाएंगे। जब मैं साउथ अमेरिका की तरफ जाऊँगा, क्राइस्ट द रिडीमर एंड माचू पिचू उस टाइम हो जाएंगे। एंड अपना इटली वाला जब भाई शेंगन वीज़ा लगवाऊँगा, तो आई थिंक जल्दी लगवाने वाला हूँ। और उसके बाद फिर आपके भाई के सारे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड फुल्ली कंप्लीटेड। तो वैसे भाई इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो ख़त्म करने से पहले यही कहूँगा कि एक तो गर्मी बिल्कुल चूज़ मत करना। मिड जून से लेके मिड सितंबर के बीच में कोशिश ये करना कि आप इजिप्ट में ना आओ। कायरो में ये बुरा हाल है, जब आप लक्सर और आसमान की तरफ जाएंगे, जहाँ पे वैली ऑफ किंग्स है, वैली ऑफ गॉड्स है, एंड वो जो बड़े बड़े पिलर वाले टेम्पल हैं, उधर जाएंगे तब और ज़्यादा गर्मी लगेगी आपको, क्योंकि सदर्न इजिप्ट तो और ज़्यादा गर्म है। और जो वाइट डेजर्ट है उसमें तो जा ही नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो अगर आपको इजिप्ट को ढंग से घूमना है तो विंटर इज़ द बेस्ट टाइमिंग। यूँ मान लीजिए सितंबर एंड से लेके अप्रैल तक यहाँ पे मौसम ठीक ठाक रहता है, और उसके बाद फिर चीज़ें यहाँ पे ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो गलती मैंने की है वो बिल्कुल मत करना। एक तो मैं पहले थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था, स्टार्टिंग में मेरे साथ स्कैम वैम चीज़ें हुई, फिर दूसरा गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और तीसरा भाई मैं भी वैसे फ्रस्ट्रेट हो रखा था। तो ये तीनों चीज़ें मिलके मेरी इजिप्ट की ट्रिप ख़राब से ही मान लो आप। ऐसा नहीं कि लोगों ने मुझे बहुत ही गंदे एक्सपीरियंस दिए, उस चीज़ के लिए तो मैं रेडी से ही होके आया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी एक फैक्टर है। स्टार्टिंग में एकदम डायरेक्टली गीज़ा मत जाना, वरना फिर आपके दिमाग में ना वो अच्छे
एक्सपीरियंस वाले आप फिर भूल ही जाओ, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक चलती फिरती ATM हो कि भाई इस बंदे के पास पैसे हैं, कैसे ना कैसे करके खाली करवाओ। क्योंकि वहाँ पे आप चाहे किसी के साथ भी थोड़ी बहुत भी बात करोगे, हर बंदा आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा। तो ये जो मैंने गलतियाँ की हैं वो मत करना। एंड इसी के साथ करता हूँ इस वीडियो को ख़त्म। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।